देन देयर आर सर्टेन क्लिनिक जो होम्योपैथी से बाल्डनेस को ट्रीट करने का क्लेम करते हैं. हाउ फॉर दैट दोज थिंग्स आर लाइक इफेक्टिव? सो आई डोंट नो कि उनकी दवाई में इंग्रेडिएंट क्या होता है, बट US FDA जो हमारी बॉडी है उसने 2 ही दवाइयों को अप्रूव किया है मेल पैटर्न बाल्डनेस को ट्रीट करने के लिए. Okay. एक होता है मिनॉक्सिडिल जिसका सोल्यूशन आता है, और एक होता है टैबलेट जिसको हम फिनेस्टेराइड बोलते हैं. यही दोनों एक्चुअली प्रूवन है बाल्डनेस को रिवर्स करने के लिए. इसके अलावा और कोई भी दवाई काम नहीं करती है. सो मे बी उसमें कुछ प्लेसिबो ट्रीटमेंट या कुछ न्यूट्रिएंट्स रहते होंगे जो थोड़े बहुत शेडिंग को रिवर्स करते होंगे, बट वो मेल पैटर्न बाल्डनेस को रिवर्स नहीं कर सकते. ओके लाइक कमिंग टू दिस हेयर ट्रांसप्लांट, आपने मतलब these are few medicines that may work. Medicines. और उसके बाद we are coming to this hair transplant. Who are the suitable candidate for the hair transplant? अच्छा, आप लोग को what I understand 2 टाइप के केसेस मिलते होंगे. एक केस वो होते होंगे जिनको आप कहते होंगे कि गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट और वो करवाते नहीं होंगे. मे बी फैमिली प्रेशर, मे बी सब काइंड ऑफ एन अनसर्टेनिटी. तो एक और भी केसेस आई थिंक आते होंगे जो बोलते होंगे सर गो फॉर हेयर आई वांट टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट. According to you, who are the suitable case for the hair transplant? So any patient who is suffering from baldness और जो medically fit है, कोई भी उसको underlying high blood pressure, high sugar नहीं है और उसके घाव जल्दी भर जाते हैं, keloids नहीं है बॉडी में, कोई heart issue नहीं है, he is a fit candidate for hair transplant. जो लोग fit नहीं है, उन लोग जिनकी कोई भी disease है, underlying high blood pressure है, high sugar है, okay, सीवियर एलर्जिक डिजीजेज हैं, या मिर्गी के दौरे आते हैं, या एनेस्थीसिया के इंजेक्शन को वो लोग हाइपर सेंसिटिव हैं, ओके, ये सारे पेशेंट्स को हम अवॉइड करते हैं ट्रांसप्लांट. और ऐसे पेशेंट्स जिनका डोनर एरिया अच्छा नहीं है, ओके, सो ये डोनर एरिया होता है हमारे कान के ऊपर से लेके पीछे तक, ये जो एक एरिया होता है बीच का, वहां पर के जो फॉलिकल्स रहते हैं वो परमानेंट रहते हैं, वो कभी नहीं छड़ते. क्यों नहीं होता है ऐसा? लाइक जेनेटिक मेकअप? हाँ, तो हमारी बॉडी में ये जो बाल होते हैं पीछे के, दे आर DHT रेजिस्टेंट. ओके. हाँ, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब हम एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं माँ के पेट में, तो हमारे ऊपर के बाल और हमारे पीछे के बाल अलग अलग जर्म लेयर से डिवाइड होते हैं. ओके, दैट इज वाई द बेसिक रीजन वहां पर होता है. इसीलिए ये साइड के और पीछे के बाल झड़ते नहीं है. ओके. तो लॉजिक यही है कि इन बालों को निकाल के ऊपर लगाने से वो बाल झड़ते नहीं है. अब अगर किसी व्यक्ति का मेडिकल फिटनेस अच्छा है और उसके डोनर अच्छे हैं, तो वो ट्रांसप्लांट करवा सकता है, चाहे वो किसी भी एज में हो. अगर कोई पेशेंट फिट है लेकिन स्टिल वो इतना बॉल्ड है कि उसके इस एरिया में भी थिनिंग है, तो वो कितना भी चाहे हम ट्रांसप्लांट नहीं कर पाते. तो ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो बिल्कुल ग्रेड 7 में है और सर ट्रांसप्लांट कर दीजिए, बट हम देखते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट तो है 7-8,000 ग्राफ्ट्स की और पीछे डोनर एरिया में बाल ही नहीं है. ओके. सो वैसे पेशेंट्स को रिजेक्ट करना पड़ता है. सो डोनर एरिया के भी बाल चले जाते हैं कई बार? हाँ, वो भी थिन हो जाते हैं. किसी केस में डिफ्यूज हेयर लॉस होता है जिसमें डोनर भी थिन हो जाता है. तो उनके नहीं हो सकते. उनका बहुत कम ग्राफ्ट निकलेगा डोनर एरिया से, और हम चिन के नीचे से बियर्ड एरिया से इस एरिया से थोड़े से ग्राफ्ट्स निकाल सकते हैं. 1000-1500 ग्राफ्ट्स अगर अच्छी डेंसिटी है तो. और उससे हम एक थोड़ा बहुत उसको कैमोफ्लेज दे सकते हैं अगर हाफ बॉल्ड है तो. अगर फुल बॉल्ड है और डोनर भी वीक है, उस केस में हम एडवाइस करते हैं कि आप ऑल्टरनेटिव में चले जाइए. व्हाट इज दिस ग्राफ्ट? ग्राफ्ट क्या चीज़ है? ग्राफ्ट मतलब एक ग्राफ्ट में 2 से 3 बाल होते हैं ऑन एन एवरेज. ओके. जब हम उसको जूम करके मैग्निफिकेशन में देखते हैं, हमारी बॉडी में 1 फॉलिकल ग्राफ्ट से लेके 5 फॉलिकल ग्राफ्ट तक रहते हैं. किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, रैंडमली. सो जब हम निकालते हैं बालों को तो हम अलग अलग निकालते हैं. 1 हेयर ग्राफ्ट का काम अलग है, 2, 3, 4 ग्राफ्ट वाले फॉलिकल वाले ग्राफ्ट का काम अलग होता है. सो इसमें से जो सिंगल फॉलिकल ग्राफ्ट होते हैं उसका काम होता है सबसे सामने लगाने के लिए. ओके. फ्रंट के जो 2-3 लाइन रहते हैं वहां पर सिर्फ सिंगल वाले बाल लगाते हैं. सिंगल फॉलिकल ग्राफ्ट मतलब उस फॉलिकल में सिर्फ एक ही बाल होगा. ओके. सो ग्राफ्ट का मतलब एक ऐसा सैक होता है, उसके अंदर एक बाल होता है. जैसे ही हम थोड़े से पीछे जाते हैं, 2-3 रो पीछे, फिर हम डबल ट्रिपल लगाना शुरू करते हैं. So these are the grafts. These are grafts. Okay. And तो आपने बताया कि अगर ये पीछे के ग्राफ्ट्स अगर काफ़ी थिन हो जाए तो वो, एंड सेकंड इज लाइक दिस, कोई अंडरलाइंग डिजीज से है? अंडरलाइंग डिजीज. ओके. तो ये 2 जो केसेस हैं इनको तो आप नहीं करते हैं. व्हाट एल्स? एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट?
हाँ, देर आर सर्टन डिजीजेज जिसमें एक साइकियाट्रिक डिजीज आता है जिसको हम बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर बोलते हैं। ये ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको अपनी बॉडी में कुछ ना कुछ कमी लगती है और वो कॉन्स्टेंटली उसे कमी को ऑब्जर्व करते रहते हैं और उनके रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं होते, वो बहुत अनरियल एक्सपेक्ट करते हैं। उनको ऐसा चाहिए कि ट्रांसप्लांट के बाद मेरे बाल वैसे ही हो जाने चाहिए जैसे झड़ने के पहले थे, बिल्कुल घने। एंड इज इट पॉसिबल और इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, सो ऑडियंस को ये पता होना चाहिए कि ट्रांसप्लांट एक कैमोफ्लेज ट्रीटमेंट होता है। ओके, इट इज़ नॉट मेड टू गिव यू दैट ओरिजिनल डेंसिटी जो आपकी लॉस के पहले थी, वो नहीं आ सकता। वो नहीं आती। रीज़न भी है उसका। हमारे पूरे हेड में लगभग 1 से 1.5 लाख बाल रहते हैं, Okay. जिसमें से हम ये मान के चलते हैं कि ये जो ऊपर का एरिया है इसमें 70-80 हज़ार बाल हैं। अब कोई व्यक्ति ग्रेड 4 ग्रेड 5 बॉल्ड है, उसको हम 4 से 5 हज़ार ग्राफ्ट निकाल के इम्प्लांट कर रहे हैं, जिसमें मान के चलिए एवरेज अगर आप 2-2.5 लेते हैं तो 8 से 10 हज़ार बाल है। अब वो 8 से 10 हज़ार बाल यहाँ के 40 से 50 हज़ार गए हुए बालों का इल्यूजन कैसे दे सकता है, डेंसिटी कैसे दे सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल। हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ आपको एक इल्यूजन देने के लिए होता है कि सामने से जब कोई व्यक्ति आपको देखता है तो आपके सिर में बाल है ऐसा लगना चाहिए, बट द मोमेंट आप बाल गीले करोगे या ऊपर से हार्श लाइट पड़ेगी, आपका स्कैल्प दिख सकता है। और ये तो आप काफ़ी क्वेश्चंस होता होगा आपके पेशेंट्स में कि सर ये वैसा नहीं लग रहा है जैसे पहले वाला। तो ये काउंसलिंग का पार्ट होता है। हम पहले ही काउंसिल कर देते हैं कि आपका एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होना चाहिए। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है तो वो पेशेंट्स को हम यूजुअली अवॉइड करते हैं। दिस इज़ ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेक अवे है अभी तक हमने जो बात किया है, बिकॉज आज के समय में क्या होता है, वी विल डिस्कस अबाउट वेरियस हेयर ट्रांसप्लांट केसेस ऑल्सो लेटर, लेकिन आज के समय में ना एक इम्प्रेशन ये हो गया है, एक समय ये प्रॉब्लम था कि लोगों को लगता था हेयर ट्रांसप्लांट पॉसिबल है भी कि नहीं है, बट नाउअडेज जब इंटरनेट में हम इतना कुछ देखें तो अब ये कन्विंस हो गए हैं लोग कि हेयर ट्रांसप्लांट इज पॉसिबल। बट प्रॉब्लम ये आ गया कि नाउ पीपल आर थिंकिंग कि एज गुड एज बिफोर, और इनफैक्ट कई बार तो लोग ये सोचने लगे हैं पहले से भी बेहतर हो सकता है, लाइक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट। और इसी इमोशन का फायदा बहुत सारे लोग उठाते भी हैं कि सर्टन अमाउंट में अनलिमिटेड ग्राफ्ट्स। ओके, ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं और लोग फिर दूसरे क्लिनिक में इंक्वायर करते हैं कि सर मुझे इस क्लिनिक में इतने पैसे में अनलिमिटेड ग्राफ्ट ऑफर कर रहे हैं, आपके क्लिनिक में क्या रेट है और आप लोग कितने ग्राफ्ट लगाएंगे? तो जब हम उनको बताते हैं कि आपका बॉल्डनेस इतना है और आपको सिर्फ इतने 2-3 हज़ार ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है, तो बोलते हैं सर आप पैसे भी ज़्यादा ले रहे हैं या उतने ही पैसे ले रहे हैं लेकिन वो अनलिमिटेड ग्राफ्ट दे रहे हैं, आप 2-3 हज़ार ग्राफ्ट दे रहे हैं, ऐसा क्यों? तो रीज़न वही है कि ज़्यादा ग्राफ्ट का मतलब ये नहीं होता कि बहुत अच्छा है। मोर इज़ नॉट बेटर इन हेयर ट्रांसप्लांट। आपको जितना चाहिए उतने ही ग्राफ्ट्स लगवाने हैं, अदरवाइज ये तो फिक्स है ना हमारा डोनर, ये हमारा बैंक बैलेंस है, ये जिंदगी भर इसी से ग्राफ्ट्स निकालने हैं हमको। अगर किसी क्लिनिक ने आपका ओवर हार्वेस्टिंग कर दिया, जो होता भी है, उसके बाद सेकेंड टाइम अगर आप 5 साल 10 साल बाद आपके और हेयर लॉस हुई, जो होता ही है, और सेकेंड ट्रांसप्लांट के लिए जाना पड़ा, आपके पास डोनर ही नहीं बचेगा। सो इज इट लाइक दिस कि जब हम यहाँ से निकालते हैं वो एरिया भी परमानेंटली हट जाता है क्या? वो फिर वो रूट हट जाता है, वो रूट हट जाएगा। इसमें पेशेंट्स पूछते हैं कि सर फिर पीछे से गंजा लगूंगा क्या? हाँ। तो पीछे से गंजा नहीं लगते हैं। उसका रीज़न रहता है कि फॉलिकल्स को हम वैसे चूज करते हैं कि ऑल्टरनेट फॉलिकल्स हम निकाले या 2 फॉलिकल छोड़ के 1 फॉलिकल निकाले, ताकि जब वो बाल उगते हैं वापस से तो वो ढक जाता है। पीछे से देख के बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि व्यक्ति ने ट्रांसप्लांट करवाया है। अगर देख के पता चल रहा है, दैट मीन्स उसके ग्राफ्ट ओवर हार्वेस्ट हो गए हैं, ज़रूरत से ज़्यादा ग्राफ्ट निकाल दिए हैं। अच्छा, इंटरपर्सनल हार्वेस्ट पॉसिबल नहीं है ना? नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये जस्ट मेरे दिमाग में वाइल्ड इमेजिनेशन आया, लाइक हार्ट ट्रांसप्लांट एंड लिवर, जिसमें दूसरे की बॉडी की लग जाती है, या किडनी ट्रांसप्लांट होती है, तो ट्रांसप्लांट में नहीं होता। इस पर ऐसा कोई रिसर्च वगैरह हो रहा है क्या? या हुआ होगा एंड फेल हुआ होगा? नहीं, एक रिसर्च हो रहा है और वो बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग होने वाला है। अगर वो हो गया सक्सेसफुली तो उसको हम बोलते हैं हेयर क्लोनिंग। अच्छा, उसमें ये रिसर्च हो रही है कि आपके डर्मल पैपिला से स्टेम सेल्स को निकाल के लैब में आप ही के बाल उगाए जाएं, जिसकी सप्लाई फिर अनलिमिटेड रहेगी पूरी लाइफ टाइम के लिए। तो आप सोचिए ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिसमें व्यक्ति के पास जिंदगी भर के लिए बाल है, तो वो कितने भी बार ट्रांसप्लांट करवा सकता है। और फिर वो जो कॉन्सेप्ट है ना कि मुझे ओरिजिनल डेंसिटी चाहिए, शायद नियर उसके भी हम लोग दे पाएंगे पेशेंट्स। हाउ फॉर दैट टेक्नोलॉजी इज, आई डोंट नो, 10 साल 5 साल इज दैट सो नियर? अगर 10 साल देखा जाए ऐसे सारी चीजों के लिए, इट्स क्वाइट नियर। यू नेवर नो, पता नहीं कि कब क्या ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी हो जाए। That's so true. Okay, so in the hair transplant, like कितने % ऐसे केसेस होते हैं? Like I just want to know some few statistics जिसमें आप समझें कि आपने जो चीज़ें कन्वे किया है टू द पेशेंट कि इतने % आपके हेयर रीग्रो हो जाएंगे. What is the success rate in this? Okay.
सक्सेस रेट हेयर ट्रांसप्लांट में फॉर्चुनेटली बहुत हाई है. मतलब बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि ट्रांसप्लांट फेल हो जाए. द रीजन इज ये आपकी बॉडी के ही बाल है, बस एक जगह से निकाले और दूसरे जगह में हमने इम्प्लांट कर दिया. सो वो उग जाते हैं. कुछ रीजंस हो सकते हैं ना उगने के. तो पहला कि अगर कोई इनएक्सपीरियंस्ड किसी बंदे ने वो ग्राफ्ट को निकाले और निकालते वक्त वो ग्राफ्ट कट गया, ट्रांजैक्ट हो गया. ग्राफ्ट ऐसा होता है और हमारे पास एक ड्रिल मशीन रहती है जो हाई स्पीड पे रोटेट करती रहती है. उसका काम है अंदर जाना और इस बाल को निकाल लेना. यहाँ पर एक मसल अटैच्ड होती है. वो मसल जैसे ही कटती है ये बाल पॉप आउट हो जाता है और फिर हम उसको निकाल लेते हैं फोर्सेप्स से. इस दौरान अगर ये बाल डैमेज हो गया तो वो बाल नहीं उगेगा. दूसरा होता है कि अगर उस बाल को बहुत ज़्यादा देर तक बाहर रख दिया सलाइन में तो वो ऑक्सीजन लॉस की वजह से और ब्लड लॉस की वजह से वो बाल शॉक में जाके डेड हो सकते हैं. तीसरा कारण होता है इम्प्लांट करते वक्त जब हम बाल लगा रहे हैं तब अगर बाल ज़ोर से क्रश हो गया या जिस स्लिट में हम बाल डाल रहे हैं डालते वक्त अगर वो बाल डैमेज हो गए तो जब पेशेंट घर जाएगा क्लिनिक से तब उसका स्कैल्प फुल रहेगा ग्राफ्ट से, लेकिन 4 महीने बाद 6 महीने बाद उसमें से कम बाल आएंगे. तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से बाल ना उगे या कम उगे. बट आजकल टेक्नोलॉजी जितनी आ गई है, जिस टेक्नोलॉजी से हम लोग आजकल कर रहे हैं इंडिया में हर अच्छा क्लिनिक, वो FUE टेक्निक, उसमें ये सब नहीं होता है. व्हाट इज FUE? FUE इज फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन. ये एक टाइप ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट है. इसके पहले जो होता था वो होता था FUT हेयर ट्रांसप्लांट, फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें हम स्कैल्प के पीछे से 1 इंच का एक स्कैल्प पूरा काट लेते थे और उस स्ट्रिप को निकाल लेते थे और जो बचा हुआ स्कैल्प है उसको स्टिच कर देते थे. अब उस उतने बड़े एक ग्राफ्ट उसमें 2500 के आसपास ग्राफ्ट मिल जाते थे हमको. उसको हम निकाल के इम्प्लांट कर देते थे. FUE में हम क्या करते हैं, हमें कुछ भी ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है. एक ड्रिल है, ड्रिल से हम जितने चाहें सेलेक्टेड बाल हम निकाल देते हैं और इम्प्लांट कर देते हैं. सो उसमें पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क कम हो जाती है. पेशेंट का जो रिकवरी टाइम है वो कम हो जाता है. कोई भी स्टिच निकालना नहीं पड़ता है पेशेंट को. तो FUE टेक्निक से आजकल सर्जरीज होती हैं और जो इम्प्लांटेशन टेक्निक्स है वो भी बहुत सेफ हो गए हैं. तो स्टैंडर्ड, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अभी ये है कि 100 बाल पे 95 बाल उग जाते हैं. कुछ पेशेंट के पार्ट से भी इसमें गड़बड़ी हो सकती है. अगर पेशेंट को जितने दिन हमने रेस्ट एडवाइस किया है वो रेस्ट नहीं कर रहा है, बाहर जा रहा है, उसको वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, डस्ट लग गया, तो वो ग्राफ्ट डैमेज हो सकते हैं. दूसरा, अगर पेशेंट सर्जरी के बाद अल्कोहल स्मोकिंग शुरू कर रहा है और फिर से वापस से निकोटीन की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो हो सकता है ग्राफ्ट थोड़े से कम हो गए. ये सब थोड़े से रिस्क रहते हैं. बट मेजरली ऐसा होता नहीं है. बहुत ही रिवॉर्डिंग सर्जरी हेयर ट्रांसप्लांट. एंड इज इट अ पेनफुल प्रोसेस? माइल्डली पेनफुल, वो भी तब जब पेशेंट सुबह आता है और उसको जब हम स्कैल्प में एनेस्थीसिया के इंजेक्शंस देते हैं. बस उस वक्त पेशेंट को थोड़ा सा दर्द होता है. एक चींटी काटने जैसा. उसके बाद पूरा दिन वो पेनलेस रहता है. लॉन्ग एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट्स आ गए हैं, एक बार लगाओ तो पूरे दिन उसका असर रहता है. सो कोई भी पेशेंट जिसने ट्रांसप्लांट कराया वो आपको ये बताएगा कि बेयरेबल पेन होता है. व्हाट अबाउट लाइक एनेस्थीसिया का जब असर खत्म होता है तो? सो अगले 5 दिन तक पेशेंट को हम एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर्स देते ही हैं ताकि वो पेन भी ना हो पेशेंट को और वो स्वेलिंग भी ना डेवलप हो. तो पेशेंट लार्जली कंफर्टेबल रहते हैं. पेन का उतना कंप्लेन नहीं रहता.